हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आरसीसी के अंदर देखा हुआ था कॉलम के बारे में, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में समझा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम किसके कहते हैं, और फिर हमने ये भी बात किया था कि इसका क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो लोडिंग के आधार पर, इफेक्टिव लेंथ के आधार पर और शेप के आधार पर, यानी हम तीन आधार पर इसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं हम किसका, कॉलम का। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। हम डिफरेंस के बारे में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस में देखा, सबसे पहले ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या कहा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, यूपीबीटी ने इसे पूछा हुआ है, तो समझेंगे। सबसे पहले इसमें टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे टर्म्स को। हमने क्या कहा कि द रेशियो ऑफ लेंथ, यानी जैसे लेट अस सपोज कि ये हमारा क्या है, कॉलम है। ध्यान देंगे अच्छे से, ये हमारा क्या है, कॉलम हो गया। अब हमने ये कहा कि जब कॉलम पे एंड मिनिमम लेटरल साइज, और इसकी क्या है, यानी जो लेंथ है और इसकी जो साइज है, ये क्या होनी चाहिए, इनका जब रेशियो हम निकालेंगे इज़ लेस देन कितना होना चाहिए, 12, यानी 12 से कम अगर है तब हम कहेंगे कि शॉर्ट कॉलम है। अगर हम इसी को अपोजिट कर दें, यानी उल्टा बोले कि 12 के बराबर या 12 से ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, लॉन्ग कॉलम है। ये 12 याद रखेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के लिए रेशियो कितना होता है, रेशियो लेंथ का और मिनिमम लेटरल साइज का, ठीक है। तो हमने ये कहा कि द रेशियो ऑफ दिस कॉलम इफेक्टिव लेंथ एंड मिनिमम लेटरल साइज इज 12 और मोर देन 12 इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। सेकेंड, हमने कहा कि आउट ऑफ द शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट कॉलम इज ग्रेटर। ध्यान देंगे कि शॉर्ट जो शॉर्ट कॉलम है उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लॉन्ग कॉलम। कैसे होती है कि हमने क्या कहा कि द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ थिन कॉलम इज लेस देन दैट ऑफ शॉर्ट कॉलम ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन, यानी अगर सेम क्रॉस सेक्शन है तो ये क्या है, इसकी हमारी लोड बियरिंग कैपेसिटी लॉन्ग की अच्छी नहीं होगी एज कंपेयर टू किसके, शॉर्ट कॉलम के। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब हमने क्या कहा, द पॉसिबिलिटीज ऑफ बकलिंग इन शॉर्ट कॉलम इज मच लेस, इसीलिए लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर छोटा कॉलम है तो वो बकलिंग में क्या है, बकलिंग में हो सकता है, बकलिंग उसके अंदर बहुत कम आएगी। लेकिन अगर बड़ा रहेगा, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ बहुत लंबा है, अब उसके ऊपर लोड लगाएंगे तो तुरंत वो बकल कर जाएगा। यानी हमने क्या कहा कि द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बकलिंग, बकलिंग का मतलब क्या है कि जैसे ये कॉलम है, अब इस कॉलम पे हमने क्या किया कि लोड को अप्लाई किया। जब हम लोड को ओवर कर देते हैं या ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से बकल कर जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसी को हम क्या बोलते हैं, बकल बोलना। तो हमने क्या कहा कि द पॉसिबिलिटीज ऑफ बकलिंग इज मोर देन थिन सिलेंडर कॉलम, सिलेंडर कॉलम बकल इजली। अगर सिलेंडर कॉलम है तो वो बकल आसानी से हो जाता है। यह डिफरेंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन से आएगा। इसके बाद हमने क्या कहा, फोर्थ पॉइंट, द फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम, यानी जो हमारा शॉर्ट कॉलम का जो फेलियर है, हैपन ड्यू टू क्रशिंग, यानी ये क्या होता है, शॉर्ट कॉलम हमेशा और हमेशा क्रशिंग होता है, जबकि लॉन्ग कॉलम क्या होता है, बकलिंग होती है। ध्यान देंगे, क्रश में फेल होता है, ये बकल हो जाता है। और द कंस्ट्रक्शन इज सिंपलर, यानी इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कैसा होता है, सिंपलर होता है, जबकि देयर इज प्रॉब्लम इन पैडिंग में प्रॉब्लम होती है एंड फॉर्म वर्किंग इन हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हाई यानी पैडिंग में और एल्टीट्यूड दोनों में यहाँ पे क्या आने वाला है, प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेगा। तो ये दोनों डिफरेंस हमें देखने को मिल गया। यानी हमने यहाँ पे शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में हमने क्या देखा, डिफरेंस को यहाँ पे देखा। अब इसके बाद
अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने क्या कहा कि डिफरेंस को देखने के बाद हम कुछ टर्म्स को देखने वाले हैं, उसके आधार पे अब हमने क्या कहा है यहाँ पे कि इफ़ेक्टिव लेंथ, तो हमें अलग अलग कंडीशन के लिए, लोड कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इफ़ेक्टिव लेंथ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इफ़ेक्टिव लेंथ, जैसे हमने क्या कहा, एक तो लेंथ होता है और एक क्या है, इफ़ेक्टिव लेंथ। तो सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ की, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ यानी वास्तविक लंबाई। ये क्या है, वास्तविक लंबाई। लंबाई हमने क्या कहा कि ये जो वास्तविक लंबाई हमारी आई हुई है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो इस कॉलम पे जो आ रहा है, जो यानी इसकी जो हाइट है या जो हम कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है, ये क्या है, हम टोटल का टोटल ये क्या करते हैं एक्चुअल में, यानी वास्तव में इसकी जो लंबाई है वो क्या है, टोटल है। लेकिन हम जब इसमें इफ़ेक्टिव लेंथ की जब बात करते हैं, तो इसमें हम लोड के कारण जो बकलिंग आती है, यानी लोड के कारण ये क्या करेगा, बकल हो गया, यानी कुछ इस तरीके से इसको हम क्या कर रहे हैं, बकल हो जा रहा है। उसके बाद जो लेंथ आएगी तो वो क्या होगी, हमारी इफ़ेक्टिव। अब ये बकल होने के बाद लेंथ कैसी हो गई, एल इफ़ेक्टिव हो गई। उससे पहले जो एक्चुअल लेंथ थी उसको हम क्या, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और एल इफ़ेक्टिव को हम क्या करते हैं, स्मॉल एल इफ़ेक्टिव से डिनोट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने क्या कहा कि कुछ प्रोविज़न है इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। ये कैसे हैं, आरसीसी के कॉलम हैं, तो आरसीसी का कौन सा कोड होता है, IS 456/2000। तो हम इसमें अगर टेबल नंबर 28 ध्यान देंगे, अगर हम टेबल नंबर 28 को, अगर हम यहाँ पे टेबल नंबर 28 को क्या करते हैं, उठाते हैं, तो IS 456/2000 का, तो हम पाएंगे पहला इसमें हमें प्रोविज़न देखने को मिलेगा, गेट बंद कर दें, तो हम इसमें क्या देखने को मिलेगा कि टेबल नंबर 28 में कि पोजीशन, ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमने क्या कहा कि जैसे लेटर सपोज कि ये कोई हमारा कॉलम है जिसका दोनों एंड कैसा है, फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ध्यान देंगे, समझेंगे इसे। तो अब ओरिजिनल इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जो हमारा इफ़ेक्टिव लेंथ होगा वो कितना होगा, वो 0.65, जो हमारा एल इफ़ेक्टिव होगा 0.65 ऑफ एल होगा। यानी हमने यहाँ पे देखा कि एल इफ़ेक्टिव से ये क्या हो गया, एल इफ़ेक्टिव हमारा घट गया, यानी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे घट चुका है। यानी हमने कहा कि ये जो एल इफ़ेक्टिव दोनों ये फिक्स है, इसमें जो हमारा एल इफ़ेक्टिव है वो क्या है, बकलिंग कैसे हुआ, ऐसे हुआ। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कॉलम है, तो ये यहाँ पे हमने ये देखा कि एल इफ़ेक्टिव की वैल्यू घट गई, ठीक है, जब दोनों फिक्स रहेगा तब। अब हमने ये कहा कि नहीं, दोनों को फिक्स नहीं करते हैं, एक को फिक्स करते हैं और एक को हिंज करते हैं। यानी हमने कहा कि लेटर सपोज कि ये हिंज हो गया और यहाँ पे हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, समझेंगे। दूसरा कंडीशन हमने क्या कहा कि एक को हिंज कर दिया और एक को क्या किया, हमने हिंज कर दिया और एक को फिक्स कर दिया। तो इस केस में कंडीशन में जो हमारा एल इफ़ेक्टिव की वैल्यू आती है वो 0.80 एल के इक्वल आती है, ठीक है। थर्ड केस, जब हम बोथ एंड को क्या करते हैं, आर हिंज, यानी हमने क्या कहा कि ये कॉलम है, इसे भी हिंज कर दिया और इसे भी हिंज कर दिया, समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या कहा कि इसे भी हिंज कर दिया और इसे भी हिंज कर देंगे जब, तो यहाँ पे हमारी एल इफ़ेक्टिव की वैल्यू बराबर ही होती है किसके, एक्चुअल लेंथ के, ठीक है, इसी के बराबर है। फिर हमने फोर्थ में कहा कि वन एंड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और अदर को फ्री करते हैं। वन एंड हमने क्या कहा, वन एंड फिक्स्ड कर दिया और अदर को क्या कर दिया, हमने फ्री कर दिया, यानी इसको फिक्स कर दिया हमने और इसे क्या कर दिया, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में एल इफ़ेक्टिव की वैल्यू 2L, यानी ये क्या है, 2L के इक्वल होगी।
तो हमने यहाँ पे देखा जो वेरिएशन हमें जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यानी एक्चुअल लेंथ में और इफेक्टिव लेंथ में, इसी को हमने क्या कहा यहाँ पे, यानी इसको हम टेबल नंबर 28 से क्या कर सकते हैं, टेबल नंबर 28 में हम इसके बारे में देख सकते हैं कि एल इफेक्टिव की वैल्यू अलग अलग कॉलम के अलग अलग कंडीशंस के लिए क्या है। फिर इसके बाद हमने एक जो चीज़ पहले देखी एक्चुअल लेंथ, दूसरा हमने देखा इफेक्टिव लेंथ, और तीसरा हम बात करेंगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन की। समझेंगे कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है। तो अब हम बात करें यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन की। तो हमने ये कहा कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन की सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमारा क्या होता है। तो हमने तीसरा कहा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो अब यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमने क्या कहा कि इसकी डेफिनेशन अगर लिखने हम चाहें हम तो लिख सकते हैं कि विड्थ हो या थिकनेस, विड्थ और थिकनेस ऑफ द कॉलम क्रॉस सेक्शन विच एवर इज लीस्ट, यानी सबसे कम, यानी लीस्ट का मतलब कम, इज कॉल्ड लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब समझते हैं छोटा सा डेफिनेशन। हमने क्या कहा कि विड्थ और थिकनेस ऑफ द कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है, या तो उसकी थिकनेस या उसकी विड्थ, जो भी उसकी क्या होगी, लीस्ट होगी, उसी को हम कहेंगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब हमने क्या कहा इसमें कि जैसे अब हमने क्या कहा कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लिस्ट लेटरल डायमेंशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। अब हम यहाँ पे लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल आर से। ध्यान देंगे इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, और ये बराबर किसके होता है, आई बाई ए। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मिनिमम, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मिनिमम क्या है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे क्या है, आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ए क्या है, ए यहाँ पे एरिया ऑफ द कॉलम सेक्शन। तो हमने यहाँ पे देखा कि लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इसमें हमने देखा कि आई बाई ए अंडर रूट में हमने क्या देखा, इसका डेफिनेशन को देखा, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। अब हम छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे। इसके बाद हम फिफ्थ में स्लेंडरनेस रेशियो, यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है कि ये रेशियो होता है किसका, इसको के से डिनोट करते हैं। ध्यान देंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो को हम किससे करते हैं, के से, और ये रेशियो होता है किसका, एल इफेक्टिव का और स्मॉल आर का। और अभी हमने बताया कि स्मॉल आर क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी लीस्ट लेटरल ऑफ जायरेशन है ये, और हमारा एल इफेक्टिव हम निकाल लेंगे। इन्हीं दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो। अब हमने ये कहा कि स्लेंडरनेस रेशियो जो है हमारा, इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। ध्यान देंगे, स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट,
इसकी क्या है, स्लेंडरनेस जो हमारा रेशियो है इसकी कुछ लिमिट है। कैसी लिमिट है समझते हैं। जैसे हमने कहा कि जब अनसपोर्टेड लेंथ हो, ध्यान देंगे, अनसपोर्टेड यानी अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द सपोर्ट end should not be more than 60 times the least lateral dimension। यानी हमने क्या कहा कि अगर अनसपोर्टेड लेंथ है बिटवीन सपोर्ट एंड शुड नॉट बी मोर देन 60 टाइम लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी हमने क्या कहा कि जो L है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 60 टाइम ऑफ B के। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको देखा। इसके बाद अगर दूसरा कंडीशन इसमें बात करें, ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो हमने ये कहा कि वन एंड क्या है, वन एंड ऑफ द कॉलम इज रिस्ट्रेंड देन, यानी अगर एक एंड को हमने क्या किया, रिस्ट्रेन किया, फिक्स कर दिया है, उस कंडीशन में जो हमारी L है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 100b² की। ये हमारी लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन किस में है, ये लिमिटेशन हमारे स्लेंडरनेस जो रेशियो है उसकी हमारी क्या है, लिमिट है। तो ये हमारे बेसिक टर्म थे जिसको हम लोगों ने देखा। अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम थ्योरी को थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद हम डिज़ाइनिंग को आगे करेंगे कंटिन्यू, जिसमें हम कॉलम की डिज़ाइनिंग को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ये जो हम छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीबीटी ने कई बार इसे पूछा हुआ है और इस पर सिंपल न्यूमेरिकल भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से लें क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं हमारे यूपीबीटी एग्ज़ाम के अंदर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में भी हम क्या करने वाले हैं, थ्योरी को कवर करेंगे, देन हम कॉलम की डिज़ाइनिंग करेंगे, देन फर्दर हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।